हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर 5 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया था और उसके ऊपर हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हीट ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर भी बातचीत की थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमारा दो मकसद है, एक लैटिस एनर्जी पढ़ना और दूसरा रेजोनेंस एनर्जी पढ़ना। रेजोनेंस एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी एक ही चीज है, एक ही जैसी चीज है, तो यानी तीन चीजें पढ़ना आज के एजेंडे में है ना। पहला लैटिस एनर्जी पढ़ना, दूसरा रेजोनेंस एनर्जी पढ़ना और तीसरा स्ट्रेन एनर्जी पढ़ना। तो आइए लेक्चर नंबर 5 शुरू करते हैं। लेक्चर 5 है ना, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं समझा जाए। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स अ लैटिस। ठीक है, जैसे है ना, अगर Na गैसियस है, हाँ, फ्रॉम गैसियस आयंस। ठीक है, गैसियस आयंस मिलकर अगर मिलकर NaCl बना देते हैं सॉलिड। लैटिस का मतलब आप समझते हैं, लैटिस का मतलब होता है कि जैसे सॉलिड स्टेट का लेक्चर देख लीजिए, उसमें लैटिस का मतलब समझ में आएगा। लैटिस का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड आयंस इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसे NaCl स्ट्रक्चर में एक सोडियम के अगल बगल 6 क्लोरीन होते हैं, हर क्लोरीन के अगल बगल 6 सोडियम होते हैं। एक 3 डायमेंशनल लैटिस अरेंजमेंट जो होता है ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, उसको लैटिस कहते हैं। और एक मोल आयनिक कंपाउंड अगर लैटिस बनाता है तो इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है इसको आप लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड का लैटिस बनाते हैं, ठीक है, तो एक मैग्नीशियम जो है गैसियस, 2 क्लोराइड गैसियस लेना होगा ताकि एक मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड बन जाए। इसमें जो हीट निकलेगा या लगेगा है ना, वो लैटिस एनर्जी कहलाएगा। तो लैटिस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैं लिखता इसलिए हूं ताकि जो लोग इस लेक्चर को देखते हुए नोट्स बना रहे हैं उनको सहूलियत हो, कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन amount of energy released when 1 mole ionic compound forms a lattice। ठीक है, चलिए ये परिभाषा हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन या डियर स्टूडेंट्स, हम एक चीज जानते हैं, आप बाजार में जाकर ये नहीं कह सकते कि 1 किलो सोडियम दे दीजिए, 1 मोल सोडियम दे दीजिए, 1 मोल क्लोराइड आयन दे दीजिए, उसको मिला के मैं लैटिस बनाना चाहता हूं। आयंस आसानी से इजीली नहीं मिलते, ठीक है, इसलिए लैटिस एनर्जी की वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, सोडियम आयन अलग से नहीं मिलता, सोडियम मेटल मिल जाएगा, सोडियम आयन नहीं मिलेगा, क्लोराइड आयन नहीं मिलेगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो चूंकि आयंस रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं कि हम इनको मिलाकर एक लैटिस बनाकर एनर्जी कैलकुलेट कर सकें, इसीलिए हम लैटिस एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक इनडायरेक्ट तरीका अपनाएंगे, जिसे हम बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल हेस लॉ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हेस लॉ खुद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अगर आपको हेस लॉ के बारे में जानना है तो लेक्चर नंबर 3 देखिए, उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। हेस लॉ पे मैंने उसमें बात की है, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, मैं फिर बताऊं, लैटिस एनर्जी को आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि आयंस रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए लैटिस एनर्जी को हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं हम हेस लॉ की मदद से। आइए मैं समझाता हूं। जो हेस लॉ की मदद से कैलकुलेट करते हैं उस प्रोसेस को बॉर्न हेबर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बॉर्न हेबर प्रोसेस या बॉर्न हेबर साइकिल कहते हैं। ठीक है, बॉर्न हेबर प्रोसेस कह लीजिए। अब मान लीजिए NaCl की ही लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो पहला तो एक काम करिए, सोडियम और क्लोराइड को मिक्स कर दीजिए, दोनों एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है, दोनों अपने अपने एलिमेंटल स्टेट में है और 1 मोल NaCl बन रहा है। इसको मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl कह सकता हूं। मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 में हीट ऑफ फॉर्मेशन के पे बातचीत की है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है? जब भी कोई चीज 1 मोल बनती है और प्योर एलिमेंट्स से बनती है और चीजें एलिमेंटल स्टेट में हो, यानी वही स्टेट में हो जो रूम टेम्परेचर पे जिस स्टेट में होते हैं उसी स्टेट में, सॉलिड और गैस में हो, है ना, तो हम उसको जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। मैं फिर बताऊं,
एक मोल चीज बने प्योर एलिमेंट्स से बने, एलिमेंट्स सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में हो, और चौथी बात उनका स्टेट वही हो जो रूम टेम्परेचर पर उनका होता है, तो उसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में हो गया। हेस लॉ ये कहता है, देखिए बॉर्न-हेबर साइकिल इज बेस्ड ऑन हेस लॉ, ठीक है, इज बेस्ड ऑन हेस लॉ, ठीक है, हेस लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है। हेस लॉ कहता है कोई रिएक्शन को आप एक स्टेप में कर लो, चाहे आप उसको धीरे धीरे मल्टीपल स्टेप में करके यहां से वहां तक पहुंचो, एनर्जी सेम लगेगी। आइए इसको मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं। पहली चीज, अगर सोडियम गैसियस मिल जाए और क्लोराइड भी गैसियस मिल जाए, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसियस मिल जाए, तो इन दोनों को मिलाकर हम डायरेक्ट लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, ये लैटिस एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक स्टेप लिखा कि ये इसमें बदल रहा है, इतना हीट लगेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अगर ये दोनों आयंस मिलकर डायरेक्ट लैटिस बनाते हैं सॉलिड स्टेट में, तो इसे हम लैटिस एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, सोडियम सॉलिड है, अगर सोडियम को, अब मैं इनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं कह सकूंगा कि एक स्टेप में जो काम हो रहा है और जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, दोनों में एनर्जी सेम लगेगी। तो एक काम करते हैं, सोडियम को पहले गैसियस स्टेट में बदलते हैं। सोडियम को अगर मैं गैसियस स्टेट में पढ़ूंगा तो यहां पे हीट ऑफ सब्लिमेशन लग जाएगा ऑफ सोडियम, और फिर यहां से सोडियम आयन बनाने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कहा जा सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। जबकि अगर क्लोरीन जो है, देखिए एक क्लोरीन को का बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, और उससे दो क्लोरीन एटम बनता है। तो अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक क्लोरीन एटम बनाए, तो एनर्जी जो लगेगी वो बॉन्ड एनर्जी बाई 2 लगेगी, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी बाई 2 लगेगा, दो क्लोरीन एटम, क्लोरीन, हाफ क्लोरीन चेंजेस इनटू सिंगल क्लोरीन गैसियस, यहां सिंगल क्लोरीन जो गैसियस बन रहा है इसमें हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी लगेगी, क्योंकि क्लोरीन का एक बॉन्ड तोड़ने में है ना बॉन्ड एनर्जी लगती है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब हाफ एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। और आप जानते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो क्लोराइड आयन बनेगा, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। अब आप बॉर्न-हेबर साइकिल को कंप्लीटली लिख सकते हैं। कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है, चाहे उसको होने में क्या मल्टीपल स्टेप लग रहे हैं, तो टोटल एनर्जी इधर से और इधर से क्या होगी, सेम होगी। यानी आप कह सकते हैं कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी बाई 2 ऑफ क्लोरीन। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में यहां 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा MgCl2, ठीक है, MgCl2, यहां 2 क्लोरीन की क्लोराइड आयन की जरूरत है, तो अगर आपको 2 क्लोराइड आयन की यहां जरूरत होती तब एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ही लगती, बाई 2 करने की जरूरत नहीं थी। बाई 2 मैंने इसलिए किया है ताकि यहां एक एटम मुझे मिल सके, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एक स्टेप में जो हीट लगा और जो मल्टीपल स्टेप्स में लगे, यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी बाई 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस है ना लैटिस एनर्जी, ये सब बराबर होंगे। इसको बॉर्न-हेबर साइकिल का या बॉर्न-हेबर प्रोसेस का है ना इक्वेशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है। हीट ऑफ सब्लिमेशन हमेशा लगेगा पॉजिटिव होगा, बॉन्ड एनर्जी हमेशा लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, इसलिए पॉजिटिव होगी। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लगेगी है ना इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अक्सर नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी, और ये भी एनर्जी रिलीज होगी। तो याद रखिए हमने सब चीजें प्लस जरूर लिखी है, पर इनकी जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें मालूम होना चाहिए हीट ऑफ सब्लिमेशन को हम लोग को पॉजिटिव रखना है ना, बॉन्ड एनर्जी को हम लोग को पॉजिटिव रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब दिया हुआ है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मान लीजिए x किलो जूल पर मोल है, तो जब x या मान लीजिए 50 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, तो आप उसमें 50 नहीं रखेंगे, -50 रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ये एनर्जी रिलीज होगी है ना। लैटिस एनर्जी अगर दिया हुआ है तो भले ही उसका मैग्नीट्यूड दिया है, आपको अपना दिमाग लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि लैटिस एनर्जी रिलीज होगी यहां पे, इसलिए आप उसके सामने नेगेटिव साइन लगाना है। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी formation, calculate the enthalpy formation of CSCl solid from
फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सीजियम इज 81 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन जो है वो दिया हुआ है 243 किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सीजियम इज 376 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज, है ना, 348 किलो जूल पर मोल। और लैटिस एनर्जी ऑफ CaCl इज, है ना, 619 किलो जूल पर मोल। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, बस NaCl के जगह जो मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया था उसके जगह CaCl हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहा हूं। व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि पहले डोंट जंप टू द सॉल्यूशन गिवन इन द वीडियो लेक्चर, है ना। आप पहले इसको खुद सॉल्व करिए, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर नहीं होता है आपसे देन यू कैन गो टू द सॉल्यूशन जो मैं यहां पे दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगेन CaCl का हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना। ठीक है। CaCl, जब भी मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में बताया भी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि 1 मोल बने प्योर एलिमेंट्स से बने, मतलब सीजियम, और एलिमेंट्स अपने सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म में होने चाहिए, है ना। और उनका स्टेट रूम टेम्परेचर यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो स्टेट होता है वही स्टेट। सीजियम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मान लीजिए सॉलिड है और ये गैसियस स्टेट में से लिखा मैंने। अब जोड़ते हैं, है ना। जोड़ते कैसे हैं? हमेशा यहां से जोड़ सकते हैं आप। सीजियम गैसियस प्लस क्लोरीन गैसियस अगर मिल जाएंगे और ये बनाएंगे तो इसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। ठीक है। और यहां पर सीजियम सॉलिड का सीजियम गैस में बदल जाना हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाएगा, है ना। ये एनर्जी लगेगी इसलिए इसको आप प्लस 81 किलो जूल ले सकते हैं। ठीक है। सीजियम से सीजियम आयन बनने में आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है प्लस 376 किलो जूल हो जाएगी। ठीक है। क्लोरीन का बॉन्ड तोड़कर एक क्लोरीन एटम बनाने में, ठीक है, जितनी एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी? 243 किलो जूल। ठीक है। बाई 2, सॉरी, बॉन्ड एनर्जी बाई 2, क्योंकि 243 किलो जूल आप लगा देंगे तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा तो 2 क्लोरीन एटम बन जाएगा। 2 क्लोरीन बनने में 243 लग रहा है तो 1 क्लोरीन एटम बनने में इफेक्टिवली 243 बाई 2 लगेगा। ठीक है। और इस एक क्लोरीन से क्लोराइड आयन, यानी यहां पर आप एक क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है, यानी ये -348 किलो जूल हो जाएगा। जबकि कैटायन आयन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन से चीजें, जब भी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और क्लोज आती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी यहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी। ये रिलीज होने वाली एनर्जी, लैटिस एनर्जी जो है वो -619 किलो जूल होगी। ठीक है। तो आप कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीजियम क्लोराइड, एक स्टेप में जो चीज होती है मल्टीपल स्टेप में भी वही रिजल्ट आएगा। मल्टीपल स्टेप में क्या आएगा? आइए देखते हैं। यहां से यहां की एनर्जी कितनी होगी? 81 किलो जूल प्लस, ठीक है, यहां से यहां की कितनी हो जाएगी? 376 किलो जूल। ठीक है। प्लस आप कह सकते हैं ना हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस हीट ऑफ क्या? आयनाइजेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी बाई 2, ये आ जाएगा 243 बाई 2 प्लस ये आ जाएगा -200 348, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, और प्लस -619 हो जाएगा। ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास पहले से मौजूद है। इसका आंसर आएगा -388.5 किलो जूल। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हम लोगों ने, है ना, बॉन्ड हेबर साइकिल की मदद से हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाला। ठीक है। पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें एक सीजियम एक क्लोराइड मिलकर, है ना, एक लैटिस बनाते हैं। अगर चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाए, एक से ज्यादा कैटायन आयन हो, तब बॉन्ड हेबर साइकिल कैसे लगाना है इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड
ठीक है, इज -675 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल. द फर्स्ट एंड सेकेंड, द फर्स्ट एंड सेकेंड, the first and second ionization energy of calcium are 590 and 1145 kilojoule per mole. The heat of sublimation of calcium solid is 178 kilojoule per mole. The bond energy of bromine gaseous is 193 kilojoule per mole. And enthalpy of vaporization of bromine liquid to bromine gaseous is 31 kilojoule per mole. The electron affinity of bromine gaseous is 325 kilojoule per mole. Calculate lattice energy of calcium bromide gaseous. ठीक है ना. तो एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ना. कहता है कि कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड. क्या क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड. चलिए लैटिस एनर्जी की बात ही कह देना. जब भी क्वेश्चन आए थर्मोकेमिस्ट्री में कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, आप समझ जाइए कि क्वेश्चन बॉन्ड हेबर साइकिल की बात कर रहा है ना. मैं बच्चों, आप इसे पहले खुद सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए. ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अगर आपसे ना हो तो आप सॉल्यूशन देखिए. वीडियो पॉज करके आप इसका खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको. लैटिस एनर्जी पूछा है, आपको पता है कैल्शियम सॉलिड प्लस ब्रोमीन लिक्विड चेंजेस इनटू कैल्शियम ब्रोमाइड. इसको आप सॉलिड हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं. क्यों? मैंने कई बार कहा, मैंने लेक्चर नंबर 2-3 में भी बातचीत की है, जब भी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज एक मोल बननी चाहिए, प्योर एलिमेंट्स से बननी चाहिए, एलिमेंट अपने सबसे स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में होने चाहिए, तथा उनका स्टेट वही होना चाहिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन यानी 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है. यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन पे कैल्शियम सॉलिड होता है, जबकि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है. ठीक है, अब आइए इसको अपने कॉमन सेंस से कनेक्ट करते हैं. इतना तो पता है कि मुझे पीक पर कैल्शियम गैसियस चाहिए और मुझे पीक पर यहां पे ट्वाइस क्लोराइड गैसियस चाहिए. ऐसा इसलिए चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजें जब मिलकर ये सॉलिड बनाएंगी तो इसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, हम इसको लैटिस एनर्जी, कैल्शियम गैसियस प्लस ट्वाइस क्लोराइड गैसियस चेंजेस इनटू कैल्शियम ब्रोमाइड सॉलिड, इसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे. ठीक है, लैटिस एनर्जी उसे कहते हैं जब एक मोल कोई भी आयनिक कंपाउंड लैटिस बनाता है आयंस से, और वो भी आयंस कहां होने चाहिए? गैसियस स्टेट में होने चाहिए. ये लैटिस एनर्जी का definition है. Lattice energy is the amount of energy released when 1 mole of an ionic compound forms lattice from its constituent ions in gaseous state. ठीक है ना, तो आप इसी इसका definition हो गया. अब आइए इसको कनेक्ट करना है. तो पहली बात तो गैसियस है, तो इसको गैसियस में बदला जाए, कैल्शियम गैसियस में बदलेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो है ना, कैल्शियम गैसियस में बदलेंगे तो इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे. क्या कहीं कैल्शियम का हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ है? ये दिया है. द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कैल्शियम इज 178 किलो जूल. ठीक है, तो यहां पर 178 किलो जूल लगेगा, और वो मैंने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि लगेगा, रिलीज होता तो मैं माइनस लिखता. ठीक है, फिर कैल्शियम गैसियस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. ठीक है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का भी डेफिनेशन गैसियस स्टेट में ही है. अगर आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे
ionization energy is the amount of energy required to take out a electron from a gaseous isolated atom or ion. ठीक है, किसी भी गैशियस आइसोलेटेड एटम और आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसको आप लैटिस एनर्जी कहते हैं. इसलिए इसका गैशियस होना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर हीट ऑफ सब्लिमेशन लगाया. आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अगर सॉलिड में से, तो आप उसको एनर्जी नहीं कह सकते. आप आयनाइजेशन एनर्जी यूज करें. इसके लिए आपका जो मदर एटम है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? तो मुझे मालूम है द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम आर 590 एंड 1145. ठीक है, यानी ये प्लस 590 होगा और यहां से यहां जाने पर प्लस 1145 किलो जूल होगा. ठीक है, इतना हो गया. आइए अब इनको कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा कैल्शियम ब्रोमाइड है, यहां मैंने गलती की है, ये ब्रोमाइड Br माइनस होना चाहिए था. आई एम सॉलिड, सॉरी. अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है. इतना तो श्योर है कि मैं दो ब्रोमीन में दो इलेक्ट्रॉन जोड़कर ये पाऊंगा, यानी यहां जो एनर्जी लगी है वो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. ठीक है, और वो भी माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, रिलीज होगी. तो इतना तो मुझे पता है कि यहां ब्रोमीन गैशियस स्टेट में होना चाहिए. दो ब्रोमीन एटम गैशियस स्टेट में होंगे. अगर मान लीजिए एक होता है तो हम क्या कहते हैं, यहां जो एनर्जी रिलीज हुई है, चलिए मैं एक मानता हूं, ब्रोमीन गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? तो हम ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन गैशियस एटम इज 325. ठीक है, यानी यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो -325 होगी किलो जूल पर मोल. ठीक है ना, 325 किलो जूल पर मोल होगी. इतनी एनर्जी रिलीज होने वाली है यहां पे. ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी. लेकिन हमें यहां पे तो दो ब्रोमाइड एटम चाहिए, दो ब्रोमाइड आयन चाहिए, यानी इंटू क्या आप 2 लिख सकते हैं. -325 इंटू 2 इतना हो गया. अब वापस आइए, ये कैसे बन सकता है? ये तब बन सकता है जब हम ब्रोमीन गैशियस का बॉन्ड ब्रेक कर दें. इसका गैशियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो परिभाषा है वो भी गैशियस स्टेट में, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी गैशियस स्टेट में डिफाइंड है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैशियस आइसोलेटेड एटम और आयन. एक गैशियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. इसलिए इसका गैशियस होना जरूरी है. अब ये कैसे बनेगा? जब आप ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ देंगे तो दो ब्रोमीन एटम बनेंगे, यानी इसको इसमें चेंज करने के लिए बॉन्ड एनर्जी लगेगी, है ना. बॉन्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी लगेगी. कितनी है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ब्रोमीन इज 193 किलो जूल पर मोल. ठीक है, यानी ये प्लस 193 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी. अच्छा, इतनी लग रही है. इतनी एनर्जी लगेगी गैशियस को दो एटम में बदलने में. ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को भी कनेक्ट किया जाए. ये गैशियस तभी, अच्छा बॉन्ड एनर्जी के लिए भी गैशियस होना जरूरी है क्योंकि गैस, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया, बॉन्ड एनर्जी का जो सारा इक्वेशन लगता है, सब कुछ लगता है, वो गैशियस स्टेट में डिफाइंड है. इसलिए अगर आप बॉन्ड एनर्जी यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो प्रोडक्ट बॉन्ड तोड़ने बन रहा है और जो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं दोनों गैशियस स्टेट पे होने चाहिए. अब यहां से यहां जाइए, लिक्विड से गैस बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन कह देंगे, है ना. ब्रोमीन का हीट ऑफ सॉरी वेपराइजेशन का, हाँ ये रहा, है ना. कैलकुलेट, ये रहा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमीन इज 31 किलो जूल. ये एनर्जी लगेगी प्लस 31. ठीक है, प्लस 31 किलो जूल लग जाएगा. तो अब आप देख सकते हैं कि आप लगभग, और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कैल्शियम ब्रोमाइड का, कितना दिया हुआ है? -675. तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि हम यहां पे हेस लॉ लगा सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रहा है तो उसमें जो एनर्जी निकल रही है या लग रही है वो उसको मल्टीपल स्टेप्स में करके भी आप वहां पहुंचे तो उतनी ही लगेगी. यानी प्लस 178 प्लस 590 प्लस 1145 प्लस 31 प्लस 193 प्लस
325 इंटू 2 इज 650, है ना, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस 650 हो जाएगा प्लस लैटिस एनर्जी। भले ही आपने लैटिस एनर्जी को प्लस लिखा है, जब लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। मैंने ये आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू आती है, वो आती है, ठीक है, -2162 किलो जूल पर मोल, ठीक है, -2162 किलो जूल पर मोल। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो नेगेटिव था, देखिए मैंने हमेशा कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव होता है। लैटिस एनर्जी को आप वेरिएबल को प्लस ही लिखिए, अगर वो नेगेटिव होगा तो खुद ब खुद उसकी वैल्यू जो लैटिस एनर्जी की है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो हम लोगों ने बॉन्ड हेबर साइकिल पे 2 क्वेश्चन किए और बॉन्ड हेबर साइकिल समझा। इन 2 क्वेश्चंस में खास बात क्या थी, एक सिंपल मॉलिक्यूल था जिसमें एक कैटायन एक एनायन था पहले क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर अगर मल्टीपल कैटायन या मल्टीपल एनायन हो जाए तो बॉन्ड हेबर साइकिल कैसे लिखना है ये भी मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। आइए अब अगली चीज सीखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है मैं समझाता हूं। रेजोनेंस एनर्जी वगैरह हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जानिए कि रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है थर्मोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूं। मान लीजिए आप बेंजीन बनाते हैं, ठीक है ना, बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन होता है, इसका फॉर्मूला C6H6 है, C6H6 है। तो कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, C ग्रेफाइट सॉलिड लेंगे 6 प्लस 3H2 गैसियस, जो लेंगे प्योर एलिमेंट्स लेंगे, सबसे स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म होगा, स्टेट भी वही होगा जिस स्टेट पे रूम टेम्परेचर पे चीजें एग्जिस्ट करती है, और बना लीजिए। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा बेंजीन का C6H6 का, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या ना सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, या हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। मैंने सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई हैं। देखिए जो भी डायरेक्ट लेक्चर 5 देख रहा होगा उसे कम समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर 5 अच्छा समझना है तो पहले 4 लेक्चर आप अच्छे से, है ना, देख लीजिए, तब आपको ये लेक्चर समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसको कई भी तरीके से निकाल सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैन बी कैलकुलेटेड बाय बॉन्ड एनर्जी, कैन बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ कंबशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। आप इसको कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इस हीट ऑफ फॉर्मेशन को थ्योरेटिकल कहते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन जब इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करता है, तब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन आता है, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आता है, उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है। इट इज नॉट कैलकुलेटेड, इट इज मेजर्ड, इसको नापा जाता है, ठीक है, नापा जाता है। आमतौर पर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों बराबर आते हैं, 99.99% केसेस में बराबर आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन कई जगहों पर ये बराबर नहीं आते। तो जब भी ये बराबर नहीं आते हैं तो हम कहते 2 बातें कहते हैं, एक, या तो वहां रेजोनेंस एनर्जी हो सकता है या फिर वहां स्ट्रेन एनर्जी हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी हो सकता है। मैं दोनों पे प्रकाश डालूंगा अभी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी की भी बात करूंगा। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि जरूर जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा बनने के बाद और थोड़ी एनर्जी रेजोनेंस के वजह से रिलीज हो गई, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, अभी मैं फिलहाल आपको रेजोनेंस समझाना, रेजोनेंस एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मेरे ऑर्गेनिक के, है ना, वीडियो लेक्चर्स देखिए, खासतौर से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC के लेक्चर्स में वो मिल जाएगा आपको। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ये जो स्टैटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अचानक मूव करने लगेंगे, और ये मूव करने से इन इलेक्ट्रॉन को कोई इलेक्ट्रोफाइल आसानी से पा नहीं पाएगा, और पा नहीं पाएगा, कोई इसको कैच नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन मुश्किल होने लगेंगे। देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां रुके हैं, यहां रुके हैं, यहां रुके हैं, तो अगर इनके रुके रहने पर ये अनस्टेबल है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये मूव करने लगते हैं तो ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा इस पे, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं मिलेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा,
रिएक्शन नहीं होगा तो दुनिया वाले इसको क्या कहेंगे कि यार ये कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है, तो ये जब घूमने लगता है तो स्टेबल हो जाता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं चार्ज को 3 जगहों पर इकट्ठा करके रखने में एनर्जी ज्यादा लगती है, अगर आप उसको फैला दीजिए तो एनर्जी जो है ना रिलीज हो जाती है और चीजें स्टेबल हो जाती हैं। रेजोनेंस चार्ज का फैल जाना है। ठीक है, यहां पर चार्ज फैल जाता है, आपने देखा होगा, इसीलिए बेंजीन रिंग को एक्स से लिखते हैं। चार्ज फैलने पर चीजें और स्टेबल हो जाती हैं, यानी कुछ एनर्जी और रिलीज हो जाती है, इसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितनी एनर्जी एक्सपेरिमेंट करके मिली, अगर वो थ्योरेटिकल के बराबर नहीं है तो 2 बातें हो सकती है, या तो उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी होगा या फिर स्ट्रेन एनर्जी होगा। ठीक है ना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हेस लॉ लगा दीजिए, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे 2 स्टेप में हो, एनर्जी सेम लगेगी। यानी आप कह सकते हैं यहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल प्लस रेजोनेंस एनर्जी, यानी रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं, ये इस तरह से रेजोनेंस एनर्जी निकाली जाती है। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगर कभी यही काम करने पर, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल करने पर अगर चीजें पॉजिटिव निकल के आती हैं तो हम उसको स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, देखिए कई बार आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड्स में स्ट्रेन होता है, कुछ कंपाउंड्स में स्ट्रेन होता है। मतलब क्या, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें बहुत स्ट्रेन होता है। फिर मैं अगेन इसको है ना आइसोमेरिज्म चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसको बेयर स्ट्रेन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम का नेचुरल एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहां जो एंगल है वो 60 डिग्री है ना, रियल एंगल 60 डिग्री है। यानी आपने 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल को मरोड़ कर 60 पे बनाया हुआ है, आपने रोका हुआ है उसको। तो ऐसा करने में एनर्जी बहुत लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लगभग इसमें नेचुरल और रियल के बीच में एंगल का डिफरेंस जो है वो 49 डिग्री 28, लगभग 50 डिग्री का स्ट्रेन है। स्ट्रेन इसका हाफ होता है, मैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी में बताऊंगा। अभी आप मोटे तौर पे ये समझिए कि स्ट्रेन का मतलब होता है कि आपको रहना था 109 डिग्री पे और आपको मरोड़ कर 60 पे कर दिया गया है, तो आपके मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, क्योंकि उसका जो जिस नेचुरल एंगल पे वो रहना चाहता है उस पे नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेन है इस मॉलिक्यूल में। ये मॉलिक्यूल क्या है, C3H6। C3H6 ये बनेगा कैसे, 3 ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैसियस। इसको आप बनाइए, आप हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं। मैंने कहा हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के 3 तरीके हो जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी है ना, खुद हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ कंबशन से आ जाएगा, या हेस लॉ से आ जाएगा। ठीक है, हेस लॉ से आ जाएगा, बल्कि यहां हीट ऑफ फॉर्मेशन से नहीं आएगा, हेस लॉ से आएगा। ठीक है, यहां पे भी हीट ऑफ फॉर्मेशन हटा के आप हेस लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, हेस लॉ से आ जाएगा। तो इन 3 तरीकों से में से किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और कभी अगर ऐसा हो कि आपने थ्योरेटिकली जितना सोचा था, रियल कंपाउंड उससे कम स्टेबल है। कम स्टेबल मतलब क्या, जब भी आप एनर्जी रिलीज करते हैं तो आप पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो आप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम हो जाती है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रेजोनेंस एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी में यही फर्क है कि जब कोई चीज थ्योरेटिकली बनने के बाद और एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हो जाए तो उस एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, जबकि कोई चीज अगर थ्योरेटिकली बनने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करके अनस्टेबल हो जाए तो उसे हम है ना स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ये जो डायरेक्ट आपने मेजर किया इसकी एनर्जी जब साइक्लोप्रोपेन बन जाता है तो आपने पाया कि इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंटल है इसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब यह है कि बनने के बाद कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की गई होगी ताकि इसके तनाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। देखिए, जब भी तनाव होगा आप अनस्टेबल होंगे, आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जब भी आप स्टेबल होते हैं एनर्जी आप रिलीज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, आप बेंजीन बना और स्टेबल हो गया, एनर्जी रिलीज हुई। साइक्लोप्रोपेन बना, स्टेबल होता
तो एनर्जी रिलीज होती है, अनस्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे। फॉर्मूला वही है, आप अगेन हेस लॉ लगा दीजिए, ठीक है, हेस लॉ लगा दीजिए, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या दो स्टेप में हो रहा हो, है ना, एनर्जी सेम लगे, यानी आप यहां पे भी कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल प्लस स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, ये स्ट्रेन एनर्जी आएगी। दोनों फॉर्मूले, चाहे स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो चाहे रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला हो, देखने में दोनों सेम है पर अंतर वैल्यूज में आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जबकि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। स्ट्रेन एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड रेजोनेंस एनर्जी इज रिलीज्ड। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द resonance energy of C6H6 from following data, A, heat of formation of C6H6 is minus 358.5 kilojoule per mole. B data number B है ना, heat of atomization of carbon is 716.8 kilojoule per mole, ठीक है। C, bond energy of CH bond is 490, bond energy of D, bond energy of C single bond C is 340, bond energy of C double bond C is 620 and F, bond energy of HH bond is 436.9 किलोजूल पर मोल, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग कि फर्स्ट व्यूअर्स शुड सॉल्व बाय देमसेल्व्स, अगर इफ दे आर नॉट सक्सेसफुल देन दे शुड लुक फॉर द सॉल्यूशन गिवन बाय मी। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात क्या है कि मुझसे रेजोनेंस एनर्जी पूछ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेजोनेंस एनर्जी इज हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, ठीक है। ध्यान रखने की बात है, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल चूंकि कैलकुलेट किया जाता है तो ये हमेशा क्वेश्चन में मेजर किया जाता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया होता है, जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि अगर मुझे रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल जो गिवन है वो तो मुझे मिल गया। हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है, कितना है, माइनस 358.5 किलो जूल हो गया, है ना, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल की मुझे तलाश है, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल निकालना है, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, ध्यान रखिएगा हमेशा क्वेश्चन में अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट इज एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल हो ही नहीं सकता, थ्योरेटिकल हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है मुझे, हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है, C6H6 कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम किसी भी रिएक्शन को किसी भी रिएक्शन में निकलने वाले हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन तभी कह सकते हैं जब वो एक मोल बने, प्योर एलिमेंट्स से बने और चीजें सबसे स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म यानी ग्रेफाइट में हो, और वही स्टेट हो जिस स्टेट में वो चीजें, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये चीज आ गई, है ना, ऐसा हो गया। यहां इनको ये चीज नहीं चाहिए, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ गैसियस बेंजीन, है ना, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नहीं तो आपको हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ या हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन देना चाहिए, यहां पे दिया नहीं है तो इसे बहुत क्लियर है कि गैसियस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी बल्कि लिख लेना चाहता हूं, है ना, व्यूवर्स को ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। हर कोना यहां पे कार्बन बताता है,
ठीक है, और ऐसा कुछ है H H H H H है, और यहां पर ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल निकाल सकता हूं, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मैं इसमें बॉन्ड एनर्जी नहीं लगा सकता, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं लगा सकता। आप अगर मेरे पहले के 4 लेक्चर इस थर्मोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने ये बात पिछले लेक्चर्स में बहुत ही स्ट्रेस देके बोली है कि थर्मोकेमिस्ट्री में जो कोर आइडिया है वो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने का है, जो अलग अलग नाम से पूछा जाता है। यहां भी मैं एक रिएक्शन का ही हीट निकाल रहा हूं जिसका एक नाम दे दिया गया हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो किसी भी रिएक्शन का जो हीट है थर्मोकेमिस्ट्री में वो 4 तरीके से निकलता है: हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, बॉन्ड एनर्जी, हेस लॉ। इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाएगा ये आपको क्वेश्चन खुद बता देता है। क्वेश्चन में इतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी देने का मतलब पक्का है कि यहां जो भी हीट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया है वो बॉन्ड एनर्जी से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिएगा, उससे मैंने ये चीज बताई है कि यहां आप सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये तभी लगाया जा सकता है जब सारी चीजें किस स्टेट में हो, गैशियस में हो। ये तो गैशियस में, ये तो गैशियस में है, पर ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पे हम नहीं लगा सकते इसको, तो हमको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना हो, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, कैसे मॉडिफाई करेंगे? कल मैंने एक क्वेश्चन करके इसको दिखाया था, मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश ये रहे कि यहां गैशियस ग्रेफाइट आ जाए, तब हम लगा पाएंगे। तो यहां गैशियस कब आएगा? जब ये किसी से कट जाए, यानी मैं एक रिएक्शन डिजाइन कर रहा हूं, दिस चेंजेस टू 6C ग्रेफाइट सॉलिड। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जुड़कर, है ना, ये भी गैशियस हो जाएगा। सॉरी, ये गैशियस है, ये भी गैशियस हो जाएगा, है ना, गैशियस हो जाएगा, ये भी गैशियस हो जाएगा, ये भी गैशियस हो जाएगा, और सॉलिड सॉलिड एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इस रिएक्शन को, इस वाले जो मेन रिएक्शन है उसमें बॉन्ड एनर्जी लगे, इसके लिए सारी चीजें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक रिएक्शन इसमें जोड़ने का मन बनाया है जिसमें चीजें ग्रेफाइट गैसियस से सॉलिड में चेंज कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है 1 मोल गैसियस एटम बनाना। ठीक है, यानी आप अगर सी ग्रेफाइट गैसियस बनाते हैं सी ग्रेफाइट सॉलिड से, ठीक है ना, तो गैसियस एटम बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको आप हीट ऑफ एटमाइजेशन कह सकते हैं। यानी यहां पर जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो आपका 716.8 किलो जूल पर मोल जो है ना, वो सॉलिड से गैसियस में चेंज करने में जो एनर्जी लग रही है, ठीक है, ये हीट ऑफ सब्लिमेशन है, प्लस स्टेट में होगा, ये एनर्जी लगेगी। लेकिन मुझे इस उल्टी एनर्जी चाहिए, मुझे गैसियस से सॉलिड चाहिए, मुझे गैसियस से सॉलिड चाहिए। तो अगर मुझे गैसियस से सॉलिड की एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी जो है वो 716.8 के सामने मुझे माइनस लगाना होगा, माइनस 716.8। और ऐसा 6 टाइम्स क्यों? क्योंकि 1 मोल को कन्वर्ट करने में, है ना, 716.8 लगेगा, है ना, 716.8 लगेगा। 6 मोल को कन्वर्ट करने में मुझे इंटू 6 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 6 करना होगा। आप इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दीजिए। मैंने जोड़ा। मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल निकाल सकूं, जो मैं यहां रखकर रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा कर दिया, ये कैंसिल हो गया। मैं लिख सकता हूं 6C ग्रेफाइट गैसियस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैसियस चेंजेस इनटू बेंजीन गैसियस। ठीक है, बेंजीन गैसियस H H H H H H, ऐसे बेंजीन गैसियस, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए, क्या लिख सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल C6H6 माइनस 6 इंटू 716.8। ये एक हीट ऑफ फॉर्मेशन है जो इस रिएक्शन का है। इस रिएक्शन का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकल के आया है। इन दोनों रिएक्शन को जोड़कर ये रहा और ये यहां पे लिखा मैंने। नाउ चूंकि सारी चीजें इसमें गैसियस स्टेट में है तो मैं इस हीट ऑफ रिएक्शन को सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑन रिएक्टेंट साइड माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स ऑन प्रोडक्ट साइड लिख सकता हूं। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल ऑफ बेंजीन
minus 6 into 716.8 is equals to sum of bond energy of all the bonds on reactant side. reactant side HH के 3 बॉन्ड है, H और H के 3 बॉन्ड है यहां पे, ठीक है, 3 बॉन्ड है. HH बॉन्ड एनर्जी जो है वो दी गई है, कितनी है, 436.9, यानी मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 436.9. ये सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया. सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें 1 2 3 4 5 और 6 CH बॉन्ड है. CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 490 दी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 490 प्लस, ठीक है, प्लस C सिंगल बॉन्ड C 3 है, 1 इन दोनों के बीच 2 और इन दोनों के बीच 3, यानी C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी 340 है. 340 है तो 3 इंटू 340 लिख सकते हैं हम. 3 इंटू 340 ये सिंगल बॉन्ड की एनर्जी होगी, प्लस 3 डबल बॉन्ड है ये वाले, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है, यानी 3 इंटू डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मैंने क्वेश्चन में 620 दी है, तो आप इसको 620 लिख सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, आइए इसे कैलकुलेट करते हैं. मैं इसको यहां लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल माइनस. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए मैं इसको आपके लिए यहीं पे कैलकुलेट कर लूंगा. ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं, है ना, मैं इसे लिख सकता हूं 716.8 into 6 is 4300.8, है ना. व्यूवर्स भी देख ले कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है कि नहीं. ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हो रही हो. ठीक है, अच्छा यहां पे कितना हो जाएगा, 436.9 into 3 is 1310.7 माइनस ये आ जाएगा 6 इंटू, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 इंटू 490 प्लस 3 इंटू 340 प्लस 3 इंटू 620, ये आ जाएगा 5820. ठीक है, अब 5820 में से इसको घटा भी सकते हैं, 1310.7. ठीक है, लिख सकते हैं 5820 माइनस 1310.7, ये निकल के आता है, ये आ जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू 4300.8. ये इधर आ गया, और इन दोनों के डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 4509.3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4300.8, ये आ जाएगा 208.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा, मैंने सीखा कि ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फिर से, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल है वो 208.5 आ जाएगा. ठीक है, इस चीज को यहां लाके रख सकते हैं हम, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रख सकते हैं, कितना आ गया 208.5. ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी माइनस है. ठीक है, ये चीज नेगेटिव आएगी, यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो ये माइनस 208.5, ये आ जाएगा माइनस 358.5 प्लस 208.5, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, ये एग्जैक्टली निकल के आएगा माइनस 150 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो आपने रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, रेजोनेंस एनर्जी माइनस 150 किलो जूल पर मोल हो जाएगी. ठीक है, तो काफी क्लियर रहा, है ना, हम लोगों ने देखा साफ साफ कि कैसे, है ना, आप रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर था, ठीक है, पर आपको बेसिक्स आनी चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन क्या था, रेजोनेंस एनर्जी हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल होता है. हमेशा याद रखिए, जो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है,
क्योंकि वो आप नाप करके लिख देते हैं। कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट किया जाता है वो दिया नहीं रहता है, आपको कैलकुलेट करना होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ध्यान रखिए कि आप इसमें सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये सॉलिड था। तो मैंने पहले सोचा कि सॉलिड को रिप्लेस करते हैं इसी के गैसियस फॉर्म से, यानी मैंने एक रिएक्शन डिजाइन किया, उसकी हीट लिखी, दोनों को जोड़ा, ताकि अब एक ऐसा रिएक्शन मिले जिसमें सब गैसियस हो। तो इसका नया हीट ऑफ रिएक्शन इतना हो गया जिसको हम सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल इतना आया, जिसको मैं यहां घटाकर रेजिडेंस एनर्जी मैंने बेंजीन की निकाल ली। आइए एक क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी पे भी करने की कोशिश करते हैं। रेजिडेंस एनर्जी पे क्वेश्चन और स्ट्रेन क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, करना एक ही चीज है एग्जैक्टली, बस अंतर यह है कि क्वेश्चंस में अंतर यह आएगा कि स्ट्रेन एनर्जी में ये चीज पॉजिटिव आती है, एक बात। दूसरी चीज, अंतर कहां, क्वेश्चंस में रेजोनेंस एनर्जी निकालते वक्त डिफरेंस कहां आता है। आज हीट ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट हो रहा है, कल को हीट ऑफ फॉर्मेशन हेस लॉ से भी कैलकुलेट हो सकता है, कल को हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबशन से भी कैलकुलेट हो सकता है। तो यही फर्क आता है, और तो बाकी क्वेश्चंस में करना यही होता है कि आपको एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल करना होता है। ठीक है, आइए इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि स्ट्रेन एनर्जी पे बेस्ड है। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी, कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ साइक्लोप्रोपेन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। कहा जा रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन C3H6 gaseous is 53.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ऐसा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इज 715 किलो जूल। Bond energy of HH bond is 436 kilojoule per mole. Bond energy of CC bond is 355.6 kilojoule per mole. और lastly bond energy of CH bond is 407.9 kilojoule per mole. ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। ठीक है, आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी हो चाहे रेजोनेंस एनर्जी निकलती है कि फॉर्मूले से। मैंने सॉल्यूशन यहां लिख दिया, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस अंतर स्ट्रेन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी का है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आपने को कम समझ में आया हो तो सेम आप यहां पे उसको दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा हमेशा एक्सपेरिमेंटल गिवन होता है, या जो गिवन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन दिया हुआ है यानी एक्सपेरिमेंटल है, तो स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी जो एक्सपेरिमेंटल है 53.2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल, ये निकालना है। अब ये चीज कैलकुलेट होती है। ठीक है, दिस इज कैलकुलेट। तो आइए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल्स टू 53.2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल निकालने की कोशिश करते हैं साइक्लोप्रोपेन का। अगर साइक्लोप्रोपेन C3H6 ऐसा होता है C3H6। ठीक है, 3 कोने कार्बन के हैं, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन है। मैं अगर इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है ना C3H6 कहता हूं तो मुझे काफी कंडीशंस यहां पे फुलफिल करनी होगी। जो चीज बने 1 मोल बने, प्योर एलिमेंट्स से बने, यानी यहां पे ग्रेफाइट है ना सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, और यहां पे जो हाइड्रोजन लेंगे वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। फिर वही दिक्कत है, आप इसको सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नहीं कह सकते। मैं आपको बताऊं, किसी भी हीट ऑफ रिएक्शन को निकालने के 4 तरीके हैं, बॉन्ड एनर्जी, हेस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन। क्वेश्चन बताता है कौन सा तरीका अपनाएंगे। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो ना हो, बॉन्ड एनर्जी से निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें सारा डेटा बॉन्ड एनर्जी का दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि मैं बॉन्ड एनर्जी का इक्वेशन यहां लगा सकता हूं, लेकिन एक लोचा है क्या, अगर मैं यहां पे सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिखता हूं तो उसके लिए प्री रेक्विजिट यह है कि सारी चीजें गैसियस स्टेट में होनी चाहिए, जबकि यहां पर कार्बन जो है वो एक सॉलिड स्टेट में है। तो मैंने हमेशा कहा कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं गैसियस कार्बन से। आप लिख सकते हैं 3C ग्रेफाइट गैसियस और इसको 3C ग्रेफाइट सॉलिड, ऐसे लिख दीजिए।
ठीक है ना। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये सॉलिड और ये सॉलिड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे गैशियस गैशियस और ऑफ कोर्स ये तो गैशियस है, ये बचेगा। ठीक है, अगर सॉलिड गैस में चेंज करता है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन अगर गैस सॉलिड में चेंज होगा तो ये माइनस हीट ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा, माइनस हीट ऑफ सब्लिमेशन। वो भी 3 मोल हो रहा है तो इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3। हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया कितना है ना, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया 715। तो आप समझ सकते हैं कि हीट ऑफ सब्लिमेशन का ये उल्टा है। सब्लिमेशन होता है सॉलिड का गैस में चेंज होना, गैस का अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो माइनस हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी माइनस 715 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इन ना इसको 3 बार इंटू 3 इसलिए लिखा क्योंकि 1 मोल के कन्वर्जन में माइनस 715 रिलीज होता है, 3 मोल के कन्वर्जन में इंटू 3 रिलीज होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं 3C ग्रेफाइट गैशियस है ना प्लस 3 हाइड्रोजन गैशियस चेंजेस इनटू साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन में चेंज कर रहा है ये। ठीक है, ऐसी साइक्लोप्रोपेन में चेंज कर जा रही है। आप क्या लिख सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, आप लिख सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन C3H6 माइनस, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 7 3 2100 और ये 45 2145। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये हीट ऑफ रिएक्शन, इसका हीट ऑफ रिएक्शन है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन है, और ये हीट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हैं सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं है ना, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये चीज सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ऐसा आप इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अब इस रिएक्शन में सारी चीजें गैसियस स्टेट में हो हैं। अगर आप लेक्चर मेरा 4 थर्मोकेमिस्ट्री का देखेंगे तो वहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों ये इक्वेशन लगाने से पहले सारी चीजें गैसियस स्टेट में होनी चाहिए। ये बात मैंने वहां पे बताई है कि ये इक्वेशन जब भी लगाया जाए इंश्योर कर लीजिए कि रिएक्शन में सारी चीजें गैसियस स्टेट में हो, वरना आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स ऑन रिएक्टेंट साइड, इसमें तो कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहां पर HH बॉन्ड जो है रिएक्टेंट साइड में, ये 3 HH बॉन्ड है। HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 436 किलो जूल पर मोल इंटू 3, यानी आप लिख सकते हैं 436 इंटू 3, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स ऑन प्रोडक्ट साइड। देखिए प्रोडक्ट साइड 6 CH बॉन्ड है, 1 CH 2 CH 3 4 5 6 CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 407.9 किलो जूल पर मोल है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 6 इंटू 407.9 किलो जूल पर मोल प्लस, ठीक है, प्लस सीसी बॉन्ड कितना है, सीसी बॉन्ड 3 है, 3 सीसी बॉन्ड है, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू सीसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, सीओसी की बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 355.6 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, यानी 355.6 किलो जूल। ठीक है, लिख सकते हैं आप, यानी लिख सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन थ्योरेटिकल जो आएगा C3H6 वो हो जाएगा 2145, इसको इधर भेज दीजिए, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करिए 3 6 18, 3 3 9 1 10, 1 यहाँ पे 0, 3 4 12, 1 13, 1308 माइनस 6 इंटू 407.9 प्लस 3 इंटू 355.6 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो C3H6 का आएगा है ना, ये मैंने कैलकुलेट करके नहीं रखा है ना, आज इसको मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं यहीं पे। ठीक है, हमेशा यहां पे ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2145 प्लस 1308, ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा 3453 माइनस, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 इंटू 407.9 प्लस 3 इंटू 355.6, तो वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 3514.2। आप इन दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है -61.2, यानी आप कह सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन C3H6 का जो आएगा वो -61.2 आ जाएगा। ठीक है,
मैं एक बार और इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, कहीं हम लोग गलती ना कर रहे हो, ठीक है। या आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स पे उतना ध्यान ना दें, ठीक है, क्योंकि जो जो मेन बेसिक कोर है कॉन्सेप्ट का वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा, मेथडोलॉजी यही रहेगी। ये तो सही है, ठीक है। और आप जब इसमें से इसको घटा देते हैं, ये बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है। मैंने 2 बार चेक कर लिया। अब इस वैल्यू को आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -61.2, ठीक है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये प्लस आ जाएगा 53.2 प्लस 61.2, सो स्ट्रेन एनर्जी इज ना 61.2 प्लस 53.2, so this turns out to be 114.4 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा जो हम लोगों ने स्ट्रेन एनर्जी पे किया। तो कहने को हम लोगों ने इस लेक्चर में बहुत कम पढ़ाई की, हम लोगों ने सिर्फ रेजोनेंस एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी और बॉर्न हेबर साइकिल पे काम किया। लेकिन आपने देखा कि काफी समय लग गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सीखने में समय लगता है। तीनों कॉन्सेप्ट गिनने में 3 कॉन्सेप्ट थे, लेकिन काफी गहराई थी इनमें, ठीक है। तो हम लोगों ने इन तीनों चीज पे काम कर लिया, रेजोनेंस एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी और बॉर्न हेबर साइकिल। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में, अगले लेक्चर में, और बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।